हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं, लो इरेजर हुआ है। आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। ठीक है, दो कहानियां हैं, बेल्जियम की और किसकी है, श्रीलंका की। ठीक है, कुछ नहीं है चैप्टर में, मतलब ऐसे डिफिकल्ट लगता होगा शायद। अगर टफ लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा। दो कहानियां हैं, एक तो बेल्जियम की कहानी है, एक श्रीलंका की कहानी है, और पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तीन चीजें हैं कहानी में, बेल्जियम की कहानी है, श्रीलंका की कहानी है, और फॉर्म्स क्या क्या होते हैं पावर शेयरिंग के, पावर शेयरिंग क्या होती है, फॉर्म्स क्या होते हैं, बस ये है, तीन चीजें हैं और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलो शुरू करें चैप्टर। इरेज इरेज इरेज। पावर शेयरिंग का मतलब किस किस को पता है कि वर्ड पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता होगा। पावर को डिवाइड कर देना, जैसे हम बोल सकते हैं हमारे पास लेजिस्लेटिव है ना, जिसमें हाउसेज आते हैं हमारे, दो हाउसेज। कौन से हाउसेज आते हैं, तो दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूटिव होता है, जो भी लॉ बनेगा लेजिस्लेचर में उसको लागू कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव लागू करेगा। फिर कौन होता है हमारे पास, जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है, डिसाइड करता है कि रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लॉज को देखा, जज डिसाइड करता है कि किसी ने लॉ ब्रेक करा है तो उसका क्यों रीजन है, क्या रीजन है, क्यों ब्रेक करा है, ये सब चेक कौन करता है, जुडिशरी। तो हमारे इंडिया में भी पावर शेयर्ड है। इसके अलावा तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास सेंट्रल सरकार है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारे पास, फिर लोकल गवर्नमेंट भी है हमारे पास, है ना, म्यूनिसिपैलिटी लोकल गवर्नमेंट सब है, पंचायत भी है हमारे पास। ठीक है, तो एक तो शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि भाई सबके पूरे इंडिया में अलग अलग पावर शेयरिंग है। ठीक है, और क्या ऐसा है कि सेंट्रल पावर जो है वो किसी एक ही कम्युनिटी की, जैसे मान लो क्या एक कम्युनिटी ही सेंट्रल पावर बना सकती है, या इंडिया में अगर ए बी सी डी चार कम्युनिटीज अगर इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं तो वो चारों को इक्वल मौका दिया जाता है, या फिर सिर्फ ए वाली कम्युनिटी सेंट्रल पावर बना सकती है, चारों कम्युनिटीज बना सकती है ना। ए को भी उतने इक्वल चांस हैं जितने कि बी को हैं, और उतने ही सी को हैं, और उतने ही डी को हैं। ठीक है, लेकिन हमने ऐसी पावर शेयरिंग कहां देखी है, बेल्जियम में देखेंगे हम ऐसी कि भाई सबको चांस मिल रहा है। लेकिन सबको चांस कौन सी वाली कंट्री में नहीं मिल रहा है, ये किसको चांस नहीं मिलेगा, ये श्रीलंका को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। आई होप अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पावर बटी भी होती है, लेजिस्लेटिव में भी बटी हुई है, एग्जीक्यूटिव में भी बटी है, और जुडिशरी में भी बटी है। सेंट्रल स्टेट लोकल बड़े तरीके से पावर शेयर हो रही है। लेकिन उसके अंदर कौन लोग आएंगे, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में अगर चार कम्युनिटीज है तो चारों के पास इक्वल इक्वल चांस है कि हम बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा बेल्जियम में भी होता है, लेकिन ऐसा श्रीलंका में हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंसेस हम आज के चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे बेल्जियम की कहानी से। ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसे अपना, जैसे आपको नोट्स बनाने हैं वैसे, जिसके नोट्स नहीं बने हुए वो बिल्कुल ऐसे ही बनाएगा कि कैसे कैसे बटा हुआ है बेल्जियम। तो सबसे पहले तो सब लिखेंगे कि बेल्जियम है। ठीक है, तो बेल्जियम की कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेल्जियम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ठीक है, इसकी कितनी पॉपुलेशन है, आप ऐसे लिख सकते हो, कंट्री इन यूरोप, पॉपुलेशन 1 CR, है ना। तो आज क्या है, क्योंकि चैप्टर छोटा है तो बच्चों में तुम्हें ना एक तो नोट्स का भी तरीका बता रही हूँ, पूरी पूरी लाइन नहीं चेपनी है अपने नोट्स में। ठीक है, इतनी बड़ी लाइन थे, लिखने का कोई सेंस नहीं है। बेल्जियम कंट्री इन यूरोप 1 CR, ब्रैकेट में कभी समझ नहीं आया तो पॉपुलेशन लिख दो, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। जब खुद से नोट्स बनाते हो ना तो सब कुछ याद रहता है, सब कुछ समझ आ जाता है। अगर पॉपुलेशन नहीं भी लिखोगे ना तो जब पढ़ोगे तो 1 CR समझ आ जाएगा कि पॉपुलेशन की बात करिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59%। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, 1 CR में से डिवाइड करेंगे। 1 करोड़ तो पॉपुलेशन हो गई सबकी। चलो डिवीजन बताओ मुझे, किस किस में डिवाइडेड है,
59% कौन है? जल्दी, कौन है 59% इसमें से? डच बोलने वाले, ये लो, ठीक है। और कौन से हैं? 40% कौन है? 40% फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है, ये हो गया। और कौन है? 1% बस जर्मन बोलने वाले। बन गया आपका एक पूरा नोट, बन गया कि 1 CR में से 59% है आपके डच, 40% है आपके फ्रेंच और 1% है जर्मन। हाईएस्ट कौन से हुए इसमें से? डच इज हाईएस्ट, ठीक है। लुक एट द मैप बिलो, अभी मैप भी देख लो, इसमें मैप दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो इसमें अच्छे से प्रॉपर्ली मार्क नहीं है, जो आपकी बुक वाला मैप है उसको ज्यादा अच्छे से देखना। कुछ 1% ही इसमें डचेस जर्मनी वाला पार्ट होगा, बाकी ऑरेंज और रेड कलर से इधर मार्क नहीं हुआ हुआ है। तो जो ज्यादा है, जो ऑरेंज कलर ज्यादा दिख रहा है, तो वो कौन से हुए? हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है? डच का। और 40% हमारे पास है फ्रेंच का, ठीक है। आगे देखते हैं। द माइनॉरिटी, फिर से बेल्जियम का कैपिटल बताओ क्या है? बेल्जियम लिखा, कैपिटल लिखा, कैपिटल क्या है बेल्जियम का? ब्रसेल्स, है ना। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल, सो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच है ना। तो फ्रेंच में आपको कैसे लिखना है? रिच एंड पावरफुल, ठीक है। तो ये बनी कहानी। कैसे बनी? बेल्जियम एक बड़ी सी कंट्री है, कहाँ मतलब किसकी कंट्री है? यूरोप की कंट्री है। कितनी पॉपुलेशन है? 1 CR पॉपुलेशन है। 1 CR पॉपुलेशन में से कैसे डिवाइडेड है बच्चा? 59% है डच, 40% है फ्रेंच, 1% है जर्मन। किसके पास ज्यादा पावर है? रिच और पावरफुल कौन हुआ? फ्रेंच हुआ। तो आपने फटाफट से उसके नीचे लिख दिया, ठीक है। ये देखो पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिस क्रिएटेड टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। इससे क्या आने लग गई? टेंशन आने लग गई। तो इसके नीचे आप अपना एक पॉइंट बनाओगे कि डच फ्रेंच टेंशंस। भाई जब तुम्हें स्टोरी पता है तो तुम्हें एक टेंशन से ही समझ आ जाएगा कि दोनों के बीच में टेंशन चल रही है। तुम्हें पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है ना, जब खुद के नोट्स बना रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, खुद से समझ रहे हो, तो ये चीज बहुत ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस क्रिएटेड टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग फ्रेंच एंड अदर कम्युनिटीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन बेल्जियम, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉब्लम आई? सबसे पहले आपकी ब्राजील्स की कहानी इसमें मैं बताना भूल गई, इसमें मेंशन नहीं है। तो हमने किसकी बात करी थी? ब्राजील्स की बात करी थी। ब्राजील्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है, लेकिन वहां पे फ्रेंच इज मोर, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? फ्रेंच लोगों की है। और कम किसकी है? डचेस की है। पूरी कंट्री की देखोगे तो डचेस की ज्यादा है, सिर्फ ब्राजील्स की देखोगे तो फ्रेंच की ज्यादा है। सिर्फ ब्राजील्स, ब्राजील्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अकोमोडेशन से पहले फिर से कहानी रिपीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? बेल्जियम आया। बेल्जियम कौन से पार्ट का कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। कितनी पॉपुलेशन है उसकी? 1 CR पॉपुलेशन है। लो फैक्ट सबके क्लियर हो गए। 1 CR पॉपुलेशन में से ज्यादा किसके पास पॉपुलेशन है? 1 CR में से ज्यादा कौन है? डच। उनसे कम कौन है? फ्रेंच। और सबसे कम कौन है? 1% जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। अब जो फ्रेंच है वो कौन है? रिच एंड पावरफुल। ज्यादा पावर किसके पास है? फ्रेंच के पास है। यही ज्यादा पावर फ्रेंच के पास होने से डचेस और फ्रेंच के बीच में क्या हो जाता है? थोड़ी थोड़ी टेंशन शुरू हो जाती है। ब्रिसेल्स जो हमने इसका कैपिटल देखा, ब्रिसेल्स वाले कैपिटल में ज्यादा लोग कौन से हैं? फ्रेंच हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट, अब सरकार कौन सा सोल्यूशन लेके आएगी कि भाई हेल्प कर सके कि भाई फ्रेंच लोगों में और डच लोगों में लड़ाई ना हो? तो अभी फ्रेंच सरकार या फिर भाई डच की सरकार बननी चाहिए या फ्रेंच की सरकार बननी चाहिए? कैसे अकोमोडेशन करें, कैसे इनको साथ लेके आए ताकि लड़ाई ना करे? इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंसेस वेरी वेल। भाई बेल्जियम में जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। क्या क्या स्टेप्स लिए? बिटवीन 1970 and 1993 Belgian leaders amended their constitutions 4 times, came up with a new model to run the government, ठीक है। अब इसको हम नोट्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर
द मेजर्स taken by what are the measures taken by Belgian government to solve the tensions between किन किन के बीच की टेंशंस, फ्रेंच एंड डचेस। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब ये होता है एडजस्ट करवाना। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपसे बन के आ सकता है। तो क्या करा सबसे पहले, 19 आप ऐसे लिखोगे, कौन सी, 1970 टू 1993, ये बना आपकी हेडिंग नोट्स की। इसमें क्या हुआ, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, अमेंड मतलब चेंज लाना, अमेंड का मतलब क्या, कहां पे लिखा हुआ है, अमेंड का मतलब चेंज। ठीक है, कितनी बार चेंज लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स ब्रैकेट में चेंज्ड। ठीक है, ये बन गया आपका वन लाइनर। उसके बाद क्या लेकर आए, न्यू मॉडल। ये लो, इतनी बड़ी लाइन हमने कर दी छोटे छोटे नोट्स में। 1970 से 1993 में 4 बार हमारा जो गवर्नमेंट का मॉडल था, मतलब बार बार चेंजेस आए, बार बार नए नए लॉज आए, बार बार नए नए रूल्स बने, और फाइनली एक न्यू मॉडल आया। क्या था न्यू मॉडल, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। फर्स्ट, इक्वल मिनिस्टर्स। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बनाने किसी को भी। इक्वल मिनिस्टर्स किस किस के होंगे, फ्रेंच लोगों के भी, डच लोगों के भी। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no community can make decisions unilaterally. इस लाइन को समझो, अब इस लाइन में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कभी कभी एक जगह पर 7 लोग मेजॉरिटी में हैं और 3 लोग माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, ये रेशियो है कि 7 जने ए कम्युनिटी के हैं, 3 जने बी कम्युनिटी के हैं, लेकिन सरकार फॉर्म करने के लिए आपको 9 वोट्स चाहिए, जीतने के लिए आपको चाहिए 9 वोट्स। तो क्या सिर्फ मेजॉरिटी होने से काम चल जाएगा, क्या मेजॉरिटी होने से 7 वोट से आप जीत जाएगी सरकार, नहीं जीतेगी। तो इस टाइम पे किसकी जरूरत पड़ेगी, माइनॉरिटी की भी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए, 9 वोट्स चाहिए। मेजॉरिटी में कौन है, 7 ही जने हैं, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, माइनॉरिटी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि जनरली सिर्फ मेजॉरिटी मेंबर्स होने से काम नहीं बनता है, हर इंसान का एक एक वोट, हर इंसान का एक एक डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मतलब अकेले अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, अकेले अकेले एक कम्युनिटी सब लोगों के लिए, मान लो डचेस सारे लोगों के लिए डिसीजन ले लिए, तो फ्रेंच बोलेंगे भाई हमारे से तो पूछा भी नहीं और हमारे लिए डिसीजन ले लिए। या फ्रेंच कम्युनिटी सारे लोगों के लिए डिसीजन ले ले और डचेस बोले हमसे तो पूछा ही नहीं, तुमने खुद ही ले लिए। तो पहला रूल क्या आया, पहला रूल गवर्नमेंट ने बनाया कि इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, डच के भी इक्वल होंगे और फ्रेंच के भी इक्वल होंगे। सेकेंड, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट मतलब वो उनके झुकाव, सबऑर्डिनेट का मतलब ऐसे हो जाएगा कि सेंट्रल के नीचे स्टेट, सेंट्रल के नीचे स्टेट नहीं, सेंट्रल और स्टेट बराबर से। ठीक है, तो बेल्जियम सरकार ने ये भी बोला कि सेंट्रल के नीचे नहीं है स्टेट, सेंट्रल के डिसीजन, स्टेट के डिसीजन, दोनों के डिसीजन कंसिडर किए जाएंगे, कोई भी एक दूसरे के नीचे नहीं, अंडर नहीं होगा। ये अलग है, ये अलग है, दोनों के रूल्स को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्राजील क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल में भी बोला है जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, क्योंकि उधर फ्रेंच कम्युनिटी ज्यादा है, होने के बावजूद दोनों में इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ आए। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ काइंड ऑफ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब आप इंडिया के फॉर्म में से समझते हो। ठीक है, इंडिया के फॉर्म में बड़े सारे रिलीजन्स हैं, इस्लाम है, ठीक है,
हिंदुइज्म है, ठीक है, जैनिज्म भी है, ठीक है, सिखिज्म भी है, ठीक है, और क्या क्या है, क्रिश्चियंस भी हैं, मतलब बहुत सारे, ये तो मैं बड़े बड़े एक साथ बता रही हूँ, ठीक है, इतने सारे इंडिया में रिलीजन्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कभी आपने ये सुना है कि हर कम्युनिटी का अपने अपने एक समाज, एक ग्रुप, एक इंस्टीट्यूशन भी होता है? हिंदी में अगर आपने ये वर्ड सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है किसी ने, कि हर कम्युनिटी का कोई ना कोई एक ग्रुप होता है, कोई समाज होता है ना, होता है ना, जिसमें वो खुद के डिसीजंस, खुद की पावर्स परफॉर्म करते हैं, या अपनी रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। कोई फेस्टिवल होता है तो सब वो जो कम्युनिटी का फेस्टिवल है वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो खुद के इंडिया में भी अलग अलग समाज होते हैं कि नहीं होते? वैसी एक टाइप का कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आए कि भाई जो आप अपने पर्सनल लेवल पे भी फॉलो करना चाहते हो, इज सिलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब डच वाले लोगों का डच समाज, फ्रेंच वाले लोगों का फ्रेंच समाज, जर्मन वाले लोगों का जर्मन समाज। इसमें कोई भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको जो अपने लेवल पे करना है आप कर सकते हो, नो मैटर वेयर दे लिव, ठीक है। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। समझ गए? कि जब भी आपने कभी सुना होगा, जैसे एक मुस्लिम स्कूल्स भी होते हैं, तो उसमें जनरली वो लैंग्वेज करवाई जाती है जो नेशनल स्कूल्स में नहीं होती, उर्दू हो गई, अरेबिक हो गई, बहुत सारी हो गई, है ना। जैसे कुछ जो बहुत पुराने वर्नाकुलर स्कूल्स हैं, वहां पे संस्कृत अभी तक 12th तक फॉलो करवाई जाती है। वो क्यों करवाई जाती है? कि भाई जो हमारे खुद का थीम पे स्कूल है, हम उसको भी ट्रेडिशन को फॉलो करें। तो जब ये वाले समाज होते हैं, तो बेल्जियम ने ये भी बोला है कि आप अपने पर्सनल एक अकेले अकेले समाज भी बना सकते हो, ठीक है। श्रीलंका की कहानी, लेकिन श्रीलंका में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो रहा है। श्रीलंका ने नहीं फॉलो किया अकोमोडेशन वाला मेथड, ठीक है। चलो, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 2 CR, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स, कौन से सोशल ग्रुप्स आएंगे इसमें? जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको तो याद होना चाहिए कि 2 सोशल ग्रुप्स हैं मेन। सिन्हाला स्पीकर्स जो वहीं के हैं, ठीक है। सिन्हाला कितने हैं? 74%। तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन हुआ? सिन्हाला। तमिल स्पीकर्स कितने हैं? तमिल स्पीकर्स 18%। तमिल स्पीकर भी 2 में डिवाइडेड हैं। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। कौन से? ये फिर से हम अपना नया एरो खोलेंगे। एक तो श्रीलंका वाले तमिल जो श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं, श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरे कौन से हैं? इंडियन तमिल्स। अब आप सोचोगे ये इंडियन तमिल श्रीलंका में क्या कर रहे हैं? आजादी का टाइम याद है जब ब्रिटिशर्स हमारे राज करने इंडिया पे आ गए थे, तो बहुत सारे यहाँ के इंडिया के लोग भाग भाग के या जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने उन्हें शिप्स पे लोड कर करके भेजा था श्रीलंका, बांग्लादेश, अलग अलग आसपास चाइना, ऐसी ऐसी कंट्रीज में काम करने को भेजा था। यही नहीं, कुछ लोग ये सोच के कि शायद इंडिया में हालत इतनी खराब है कि हम बाहर निकल जाएं, तो बहुत सारे लोग बाहर निकल गए थे। तो जो लोग बाहर चले गए थे इंडिया से बाहर श्रीलंका में, तो उनको कहा जाता है इंडियन तमिल्स, ठीक है, क्योंकि वो तमिल स्पीकिंग है। और कुछ लोग जो वहीं के हैं वो हैं श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। तो किसकी मेजोरिटी आपने देखी? सिन्हाला की मेजोरिटी है 70%, 74%। तमिल की है 18%। तमिल में भी 2 डिविजन हैं। कौन से डिविजन है? एक तो श्रीलंकन तमिल्स हैं और इंडियन तमिल्स हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन जो मतलब कि श्रीलंका में कौन से लोग हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये सबको क्लियर। अब ये याद रखना है, ठीक है। ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोग के पास कि याद नहीं कर सकते हो। वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द composition ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कॉम्पोजिशन क्या है श्रीलंका का। तो आपको सबसे पहले तो लिखना है श्रीलंका हैज अ वास्ट पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन मेजरली सिन्हाला 74%, तमिल 18%।
तमिलियंस आर ऑल्सो डिवाइडेड इन श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आराम से 2 पॉइंट का बन जाएगा, 3 पॉइंट का, ठीक है। चलो ये हो गया। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी, जो डार्क में सबसे मेजोरिटी में दिख रही है, enjoyed the bigger majority and imposed its will in entire country। तो जैसे हमने बेल्जियम में एकता देखी कि बेल्जियम की सरकार ये बोलती है कि चलो लड़ाई ना हो, सब एक साथ मिलजुल के रहें, वैसा श्रीलंका में नहीं हुआ। श्रीलंका में किसने अपना रूल जमाया? सिन्हाला कम्युनिटी ने, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते जाओ, ये फैक्ट में ही पूछे जाएंगे। अब श्रीलंका की कहानी सुनते हैं। अकोमोडेशन हुआ बेल्जियम में कि भाई सब मिलजुल के सरकार ने बोला कि ठीक है हम सबको इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया कि हम सबको इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। द सिन्हाला कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी, सो दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है जो मेजॉरिटी में होगी वो सरकार बनाएगी। किसने सरकार बनाई? सिन्हाला गवर्नमेंट में। तो इसमें आप मेजॉरिटिज्म हेडिंग डालोगे, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, ये मेजर लिख रही हूं, ठीक है। इसका नोट कैसे बनेगा? 1948 में ब्रैकेट में इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर क्या हुआ? मेजॉरिटी किसकी थी? सिन्हाला की थी, तो सिन्हाला। फिर किसने बनाई? मेड या फॉर्म गवर्नमेंट। बन गया ये पॉइंट कि सबसे पहले मेजोरिटिज्म कैसे आया? इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मेजोरिटी किन लोगों की थी? सिन्हाला की थी। सिन्हाला ने क्या किया? गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया, गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। दे ऑल्सो फॉलोड अ प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड, प्रेफरेंशियल मतलब एक को ज्यादा प्रेफर करना, मतलब आपका कोई फेवरेट हो जाना। तो सिन्हाला ने सिन्हाला वाले लोगों को ही प्रेफर किया कि भाई हम इनको ही अपने साथ अंदर लेके आएंगे, ठीक है। फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो अभी क्या करा? मेड गवर्नमेंट के बाद सिन्हाला ने यहां पर क्या किया? गेव प्रेफरेंस टू, किसको प्रेफरेंस दी? सिन्हाला एप्लीकेंट्स। और क्यों दी? फॉर गवर्नमेंट जॉब्स कॉलेजेस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो 2 पॉइंट्स इतने से पार्ट में तुमने नोट्स में बना दिया, ठीक है। नोट्स ऐसे ही बनने चाहिए सबके। आप जब तक एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए नोट्स को नहीं आओगे, पूरा पूरा डेफिनेशन लिखोगे जैसे बुक में लिखी हुई है, या आंसर फॉर्म में लिखने बैठ जाओगे, तो उसको कभी दोबारा तुम नहीं पढ़ोगे। ये फ्लो चार्ट में, अब इधर तो इतनी बड़ी स्क्रीन में लिखा है, तुम्हारे पेज में या आधे पेज में पूरी चीजें आ जानी चाहिए कि कब इंडिपेंडेंस मिली, किसने मेजोरिटी बनाई, मेजोरिटी के बाद किसने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद उस सरकार ने क्या किया, अपने लोगों को ज्यादा फायदा दिला दिया। कहाँ कहाँ फायदा दिलाया? गवर्नमेंट जॉब में फायदा दिलाया और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में फायदा दिलाया। फिर क्या किया? दीज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन, अलोन, अलग। एलिनेशन का मतलब क्या होता है? अलग कर देना, उधर से बाहर कर देना, अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो यहीं पे लिखेंगे इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में, एलिनेशन ऑफ तमिल्स। ये मैं सारी चीजें इतनी ज्यादा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि चैप्टर छोटा है, तो मेरे पास टाइम है कि तुम्हें नोट्स भी दिखा सकूं, ठीक है। तो इसके नीचे तुम क्या बनाओगे? रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट क्वेश्चन मार्क, ताकि तुम भी जब पढ़ोगे अपने नोट्स तो तुम्हें ये पता चलेगा। एप्लीकेंट्स मतलब कैंडिडेट्स, बच्चे हो ना तुम, IIT JEE के लिए अप्लाई करोगे तो जब फॉर्म भरोगे तो तुम क्या होगे? तुम कैंडिडेट, एप्लीकेशन भरोगे, तो जो एप्लीकेशन भरता है वो एप्लीकेंट्स होता है, ठीक है। चलो रिजल्ट लिखोगे क्वेश्चन मार्क, रिजल्ट तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा मतलब इसका रिजल्ट था। क्या था रिजल्ट? कि भाई किसका एलिनेशन होने लग गया? तमिल वाले लोगों को एलिनेशन, अकेलापन, अलग फील होने लग गया। उनको लगा कि वो तो इस कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि सारी पावर तो सारे लोगों, सिर्फ सिन्हाला लोगों के पास जा रही है। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। तो फिर रिजल्ट क्या होने लग गया? इसी को मैं यहां तो देखो लिख नहीं पा रही हूं, यहां मैं नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो रिजल्ट में ही हम नेक्स्ट पॉइंट ये डालेंगे, नो राइट्स। किसके लिए नो राइट्स थे? तमिल्स के लिए नो राइट्स थे। डिस्क्रिमिनेशन। और क्या हो रहा था? ये रिजल्ट हो रहा है, ये किस किस को रिजल्ट मिल रहा है? तमिल्स को रिजल्ट मिल रहा है ना। क्या क्या रिजल्ट?
डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, नो अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये हुआ क्लियर। आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज बिकेम पुअर। रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल पुअर। चलो, ड्यू टू दिस द रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज बिकेम पुअर, यहां तक हम पहुंच गए हैं। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन। नाउ व्हाट डिड तमिल्स डू, ये है क्वेश्चन। भाई पानी जब सर के ऊपर से जाएगा, हमने नेशनलिज्म में पढ़ा है ना, नेशनलिज्म में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि भाई जब हालत खराब हो गई थी इंडियंस की, ब्रिटिशर्स में वॉर भेजने के लिए अपने सोल्जर्स को भेज भेज के थक गए थे, तो फाइनली लड़ाई लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? बिल्कुल लड़ी थी। तो अभी तमिल्स की भी हालत खराब हो रही थी कि कब तक, हम कब तक ये झेलें। तो बड़े सारे द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स, क्या करा? प्रोटेस्ट करा, अपनी अपनी क्या करी? न्यू पार्टीज फॉर्म्ड। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिखवा रही हूँ, मतलब हिंदी में भी बोल रही हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सके। प्रोटेस्ट हुआ, न्यू पार्टीज, अपनी अपनी खुद की पार्टी बनाई उन्होंने। ठीक है, फॉर द रिकॉग्निशन की भाई वो भी सामने आए, वो भी दिखे। ठीक है, तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और उन पार्टीज की क्या लैंग्वेज रखी? तमिल रखी। क्या रखी? तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रख दिया। ठीक है, ये भी क्लियर। और क्या करी? फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, कि भाई वो अपने अपने लोगों में तो पूरी पूरी इंपॉर्टेंस उनको दे सके, पूरी इज्जत पूरी डिग्निटी उनको दे सके, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो ये सारे जो तमिलियंस थे ये एकजुट हो गए, इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, इन्होंने अपने स्ट्रगल्स बनाए, और स्ट्रगल्स बनाने के बाद उन्होंने तमिल को अपना लैंग्वेज को ऑफिशियल किया। बोला तुम हमारी नहीं सुन रहे हो तो हम अपनी कंट्री, हम अपना रीजन बना लेंगे। श्रीलंका में उन्होंने अपना रीजन बना लिया कि यहाँ पे हमारी लैंग्वेज चलेगी, यहाँ हम जॉब सिक्योर करवाएंगे और यहाँ हम अपने लोगों को उतनी ही इज्जत देंगे। बट दैट डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड। ये लो, क्यों डिनाई हो गई? क्योंकि मेजोरिटी में अभी भी कौन था? सिन्हाला थे कि नहीं थे? है ना, सिन्हाला थे। अभी भी मेजोरिटी में कौन था? सिन्हाला चल रहे थे। तो सिन्हाला जब तक इतने कम तादाद में तमिलियंस होंगे, सिर्फ 18% होंगे तमिलियंस, तो वैसे भी वो कहाँ इतनी इंपॉर्टेंस उनको देंगे। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया। दिस डिस्ट्रस्ट, अब इसकी वजह से क्या होने लग गया? और बुरा लग गया। ठीक है, और ज्यादा बुरा लग गया तमिलियंस को, और फिर आई सिविल वॉर। बच्चों, सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? चाहे तो मतलब कोई सेम देश में जब वॉर छिड़ जाती है दो कम्युनिटीज के बीच में, उसे सिविल वॉर कहते हैं। एक तो वॉर होती है जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, कि एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में हुई। जब एक ही जगह पर दो कम्युनिटीज एक दूसरे से लड़ जाती है तो उसे सिविल वॉर कहा जाता है। ठीक है, कम्युनिटीज के बीच के वॉर को सिविल वॉर। सिविल वॉर छिड़ गई, एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country and refugees and many more lost their livelihoods. Of course, जब भी war छिड़ती है, मैं जैसे बोलती हूँ war is never an option, war is a choice. तो जब war छिड़ेगी, ऐसा तो नहीं है जो मेजोरिटी में है वही बचेंगे। दोनों तरफ हानि पहुंचती है, दोनों तरफ प्रॉब्लम आती है। तमिलियंस में भी काफी लोग मरे, सिन्हाला में भी बहुत लोग मरे, दोनों जगह से बहुत ज्यादा परेशानी हुई, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। The civil war ended in 2009, caused a terrible setback to social, cultural and economic life of the country. 19 लगा लो, 1950s 60s से चालू हो गई थी लड़ाई, धीरे धीरे करते करते 2009 तक चली है ये लड़ाई। ठीक है, क्लियर? श्रीलंका की कहानी क्लियर, बेल्जियम की कहानी क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब। चलो जल्दी से, what have you learned from the stories of Belgium and Sri Lanka? Both countries are democracies but they dealt differently with the concept of power sharing. ये तो तुम्हें समझ आ ही गया कि एक जगह बेल्जियम ने तो इतना सोचा और श्रीलंका ने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is only possible by respecting the feelings and interest of different communities. एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को बराबरी से इज्जत देगी
तभी वहां पर इक्वालिटी और रिश्ते अच्छे रह सकते हैं, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। अगर आप श्रीलंका की तरह चले जाता बेल्जियम भी कि भाई डच को ज्यादा पावर दे दी, तो क्या फ्रेंच इससे खुश होते या नहीं होते? चलो, in Sri Lanka shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. इस पॉइंट को समझा या नहीं समझा? नहीं समझा। श्रीलंका ने ये दिखाया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर अपनी डोमिनेशन दिखाएगी, अगर अपनी पावर ज्यादा दिखाएगी और अपनी पावर को मना कर देगी, रिफ्यूजेस मतलब मना कर देगी शेयर करने से, कि हम तो हमारी पावर रखेंगे, सिन्हाला कम्युनिटी इज द बेस्ट कम्युनिटी, बाकी तुम चले जाओ, मैं भी जा, तुम्हें जाना है। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। अंडरमाइन मतलब खराब कर सकती है वो कंट्री की यूनिटी को, ठीक है? चलो, ऑल राइट, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं तुम्हें साइड बाय साइड बता ही रही हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेजॉरिटेरिज्म के क्या स्टेप्स थे, ठीक है, बेल्जियम के क्या स्टेप्स थे, दोनों का कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है तुमसे, कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम और कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसलिए बार बार मैंने बोला कि पॉपुलेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सबसे पहले तो ये सोचो कि आपके बुक में लिखे हुए हैं कि मॉरल रीजंस होते हैं, एंड कौन से रीजंस होते हैं दूसरे बुक में, कौन से लिखे हुए हैं? प्रूडेंशियल, ठीक है। मॉरल रीजन क्या होते हैं? मॉरल रीजंस ये होते हैं कि गुड एंड बैड, जैसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी लाइन आपने सुना होगा कि कभी कभी अगर झूठ बोलने से किसी का घर बसे तो झूठ बोला जा सकता है, वो हो गए आपके प्रूडेंशियल रीजन, मतलब समझदारी वाले। नहीं सुनी वाली लाइन या सुनिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये थे तो मॉरल और प्रूडेंशियल का मतलब। फर्स्ट पॉइंट कि पावर शेयरिंग के कौन से फॉर्म्स होते हैं। द सेकेंड रीजन इज दैट, नहीं अभी तो डिजायरेबल में है। तो पावर शेयरिंग क्यों गुड होती है? ताकि सबको इक्वल इज्जत मिल सके, सबको अच्छी सबको अपनी इक्वल पावर मिल सके और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब लड़ाई के चांसेस ना हो, लड़ाई के चांसेस ना इंक्रीज हो, इसलिए पावर शेयरिंग हम करते हैं। The second reason is that a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. ठीक है, इसको भी समझेंगे, थोड़ा लाइन कंफ्यूजिंग है। People have a right to be consulted on how they are to be governed. ठीक है, इसको भी समझो। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ए कम्युनिटी है, बी कम्युनिटी है, सी कम्युनिटी है, डी कम्युनिटी, ठीक है, अगर एफ की सरकार आ रही है तो सिर्फ ए और बी नहीं वोट करेगी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या कहती है कि सबको अपने रूल्स को एक्सरसाइज करने की पावर होनी चाहिए, चाहे तो अगर ये 60% हो, ये 30% हो और ये 5-5 ही हो, तो भी सी और डी के पास उतनी इज्जत वोट करने की होनी चाहिए, पावर एक्सरसाइज करने की होनी चाहिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि हमें कौन गवर्न करने वाला है, हमारे ऊपर कौन रूल करेगा। ये चारों को बराबरी से इज्जत देनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं था, फर्स्ट पॉइंट में ये था कि यूनिटी बना के रखो, यूनिटी बना के रखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल। समझदारी वाले रीजन है कि नहीं है कि भाई सबको अगर अपने लड़ाइयां बचा के रखनी है, लड़ाइयां नहीं करनी है, तो सबको बराबरी से इज्जत दो, ठीक है। आगे क्या है? एंड द सेकेंड एज मॉरल। मॉरल मिली कि आपको क्या मॉरल मिला कि भले वो 5% में है लेकिन कोई बात नहीं, गलत बात है अगर उनको इज्जत नहीं देंगे, तो सबको बराबरी से इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। The prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, whereas moral reasons emphasizes the act of power sharing as valuable. है ना? तो कभी कभी ये वही वाला बात हो गया कि झूठ मत बोलो और झूठ बोलो, झूठ बोलना गलत बात होती है, तो ये एक वैल्यू है भाई, हमें अपने पेरेंट्स सिखाते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक वैल्यू है। और अगर झूठ बोलने से अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो प्रूडेंशियल रीजन हो गया। कहाँ गया? हाँ, तो प्रूडेंशियल रीजन हो गया। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या बोलता है
कि सारी कंट्रीज में जितने भी कंट्री के लोग हैं उन्हें इक्वालिटी से लेके चलोगे तो देश आगे ही बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, सब एक समान एक जैसे रहेंगे, लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई नहीं होगी, कोई लड़ाई में अपने दिमाग नहीं लगाएगा तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। कंट्री का डेवलपमेंट, एक बात बताओ, अगर पूरे दिन देश में लड़ाइयां चल रही है तो रोड्स बन पाएंगी? भाई रोड्स बनाने में लोग बिजी नहीं होंगे जब लड़े ही जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री का या नहीं हो सकता? ये बताओ, नहीं हो सकता है ना? अगर ये सेकंड वाला ही पॉइंट मैं बता रही हूं, नहीं हो सकता ना। डेवलपमेंट कैसे करोगे जब आप पूरे दिन लड़ रहे हो? तो अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप देश की वो डेवलपमेंट वाली लिस्ट में कितने नीचे आ जाओगे? बहुत नीचे आ जाओगे। भाई इंडिया अगर आ जाएगा इतना नीचे कि भाई वहां पे तो सिर्फ लड़ाई लड़ाई हो रही है, तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? ये प्रूडेंशियल रीजन हुआ कि नहीं हुआ? डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब कोई सिविल वॉर ना हो, ठीक है, इसे हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं, ठीक है। चलो, मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट शेयरिंग पावर इज डिवाइडिंग पावर एंड वीकनिंग द कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज को ऐसा लगता है कि अगर पावर को डिवाइड कर देंगे, बहुत सारे लोगों में बांट देंगे, तो शायद कंट्री कमजोर हो जाएगी। इससे जरूरी ये होना चाहिए कि सरकार या फिर कुछ लोगों के पास ही पावर होनी चाहिए और बाकी जो लोग हैं वो उनको ऊपर रूल करनी चाहिए। पहले के जमाने में ऐसे चलता था, इसलिए इतने टाइप का हम किंग रूल देखते थे, है ना, इसलिए हम मोनार्की देखते थे ना। मोनार्की क्या कहती है कि पावर अगर कुछ ही लोगों के पास हो तो ठीक है, ताकि कोई जल्दी जल्दी डिसीजन आएंगे, ठीक है ना। इट वॉज अज्यूम दैट ऑल द पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप्स एंड बी लोकेटेड एट वन प्लेस। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिसीजन लेने वाला सिर्फ वन है, तो ये बहुत जल्दी डिसीजन लेगा। मान लो 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में इसने सबके लिए 10 लोगों के लिए डिसीजन लिया, हटाओ, खत्म, बात हो गया, डिसीजन बन गया। अब मान लो सबको डिसीजन लेने, सबको वोट करना है, क्योंकि सबको हम इज्जत देंगे, सबको बराबरी से डिसाइड करना है, तो क्या 5 मिनट ही लगेंगे या ज्यादा टाइम लगेगा? तो अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो पहले के लोगों को लगता था इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, इतना डिस्कशन क्यों करना है, सब लोगों से पूछने की क्या जरूरत आ रही है, एक जना डिसाइड कर लेगा, एक जना रूलर बन जाओ। तो पहले ये चल जाता था, आज के जमाने में ये नहीं चल सकता। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्विक डिसीजन। समझा ये कि भाई क्विक डिसीजन लेने होते थे यार, जल्दी रूल डिसाइड किया, कंट्री पे लगाया, खत्म बात, फिर रूल डिसाइड किया, कंट्री पे लगाया, खत्म बात। आज पहले सारे लोग मिलके एक सरकार को चुनते हैं, फिर जाके एक लॉ डिसाइड करती है वो सरकार हमारे लिए, फिर वो लॉ लागू होता है देश पर, ठीक है। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज के जमाने में जैसे मैंने बताया कि एक जना, ये सिर्फ वन हमारे लिए डिसीजन ले लेगा, तो क्या ये राइट डिसीजन ले पाएगा? कि भाई अगर सबको सूट नहीं करा और एक फर्स्ट वाले ने सोच लिया कि भाई सुबह उठ के हम जाएंगे पहाड़ियों पे ट्रैक करने, अब मान लो इन सबकी सर्दियों में हालत खराब रहती है, तो क्या इसने सही डिसीजन ले लिया? लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ेगा क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया है, और उसने 5 मिनट में ले लिया, तो टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। बट अगर सारे मिलके लेंगे और बोलेंगे कि नहीं हम तो गोवा जाएंगे क्योंकि वहां पे सर्दी भी नहीं लगेगी और एंजॉय भी हो जाएगा, तो भले टाइम लग गया लेकिन डिसीजन तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही हुआ। तो सारे लोगों के हाथ में डिसीजन होगा तो ही एक अच्छा डिसीजन बन सकता है, तो ही कंट्री की बेहतरी है और तो ही डेवलपमेंट हो सकता है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। इसका मतलब हम सारे लोग वोट करते हैं कि हमारी सिटी की सरकार बन सके, फिर वोट करते हैं ताकि स्टेट की गवर्नमेंट बन सके, फिर वोट करते हैं, फिर फाइनली सेंट्रल की गवर्नमेंट बन सके। तो एक तरीके से हमने ही अपनी सेंट्रल सरकार बनाई है कि नहीं बनाई है? वोट कर करके बनाई है ना। तो अगर सब हम एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों रहते हैं? ताकि सब एक दूसरे के लिए साथ दे सके और वोट कर करके हम अपना लीडर की कौन हमारे ऊपर रूल करना चाहिए वो चूज कर सकें, ठीक है। Therefore, in a democratic country, political power should be distributed among citizens. डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ना भाई। कभी कभी अकेली एक सरकार नहीं सोच सकती है, पूरा सेंट्रल लेवल की प्राइम मिनिस्टर तो ना शहर में जाके पूछेगी कि अरे उस वाले इंसान ने काम किया कि नहीं किया। एक बंदा थोड़ी ना पूरे देश को चला पाएगा। तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, फिर स्टेट में सिटी की लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, फिर जाके वो लोगों तक पहुंचती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ताकि सबकी आवाज
पूरे देश में पहुंच सके, इसलिए हम डिवाइड करते हैं पावर को, ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन टेक मेनी फॉर्म्स, ये हमने कर लिया क्या, हाँ सॉरी नहीं, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी इंडिया की पावर भी ऐसे डिवाइडेड है कि नहीं है? लेजिस्लेचर क्या करती है, 2 हाउसेस लॉ बनाती है, उस लॉ को लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव लागू करता है। और फाइनली कि लॉ सही से फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो कौन देखती है, जुडिशरी देखती है। दिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये रहा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, सबके एक एक काम असाइंड है। इसका काम क्या है, लॉ मेकिंग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लॉ एग्जीक्यूशन, मतलब लॉ को लागू करना पूरे लोगों के लिए। इसका क्या काम है, चेक करना कि सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस सब की इंपॉर्टेंस बराबर बराबर है ना, कोई भी किसी से ऊपर नीचे नहीं है। तो जब ऊपर नीचे नहीं होता है, सब एक लाइन पे होते हैं, तो उससे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Such separation ensures that none of the organs exercise unlimited power. Each organs check the other. This is called system of check and balances. Question 2 marks important. Explain the system of check and balances. तो एक बात बताओ, अभी लेजिस्लेटिव के पास ज्यादा पावर आ जाएगी तो एग्जीक्यूटिव उस पर चेक रख सकता है, जुडिशरी ज्यादा अपने पावर ले आएगी तो एग्जीक्यूटिव उस पर चेक कर सकता है, लेजिस्लेचर भी उस पर चेक कर सकता है। तो तीनों का काम क्या होता है, एक दूसरे पे चेक रखना, इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस रखना। बैलेंस रखता है कि कोई भी ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, सब एक लाइन में होने चाहिए। भाई कोई अपनी गलत पावर यूज कर रहा है तो उस पर जुडिशरी चेक कर सकते हैं कि आप गलत पावर कैसे यूज कर रहे हो, या जुडिशरी कुछ ऐसा काम करती है कि ढंग से चेक नहीं कर रही है कोई लॉ, कि भाई तुम ढंग से चेक नहीं कर रहे हो, तो लेजिस्लेटिव उसके पास जाके बोल सकती है कि हमने तो लॉ बना के दे दिए, तुम ठीक से चेक क्यों नहीं कर रहे हो। या फिर लेजिस्लेचर जब लॉ बना लेती है और एग्जीक्यूटिव उसे लागू नहीं कर पाती है लोगों पर, तो जुडिशरी जाके बोल सकती है कि भाई इन्होंने जब लेजिस्लेचर ने तुम्हें लॉ बना के दे दिया है तो लोगों पे लागू क्यों नहीं किया, बाहर ऐलान क्यों नहीं किया, लोगों को बताया क्यों नहीं कि ये लॉ आ चुका है ना। तो सब एक दूसरे को चेक में रखता है कि भाई कौन किसको देख रहा है, सब एक दूसरे को चेक रखते हैं। तो और किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर ना चली जाए, इसे कहते हैं द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। आगे, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, हमारे इंडिया में है, सेंट्रल है ना पहले पूरी सरकार के लिए। देन गवर्नमेंट एट प्रोविजनल और रीजनल। प्रोविंशियल का मतलब स्टेट लेवल पे, स्टेट पे है क्या हमारे पास सरकार, बिल्कुल है। और फिर विच इज कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब समझो, फेडरल मतलब व्हेन पावर इज डिवाइडेड, ठीक है। फेडरल का मतलब होता है किसी एक के पास पावर नहीं होती है, पहले सेंट्रल के पास, फिर स्टेट के पास, फिर सिटी या फिर लोकल के पास। जब बट जाती है पावर अलग अलग हिस्सों में, उसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंसेस क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, ये हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे हमने बताया ना समाज का तरीका, अपने अपने समाज होते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। समाज खुलते हैं तो लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में भी अलग अलग फेस्टिवल को प्रमोट कर सकते हैं, अपने तरीके से कोई चीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं बिना किसी को हार्म पहुंचाए। Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence in the power. इतनी लंबी लाइन नहीं, यहीं तक ही लिखनी है। When two or more parties form an alliance, contest elections and if they get elected, they form a coalition government. Yes, India is a federal country, Rishi. ठीक है, इसको समझो। कभी कभी दो ग्रुप्स बनते हैं सरकार के, ए और बी बना, तो ए और बी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए मर्ज भी हो सकते हैं और एक कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब दो पार्टीज इलेक्शन की एक साथ मर्ज हो जाए उसको कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस, एकजुट हो जाए,
टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड इफ दे गेट इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिएशन गवर्नमेंट। तो ये भी जो सी है ये एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ? एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हुआ ना, क्योंकि ए और बी की पावर्स को मिक्स कर दिया। तो अभी ए और बी अपनी पावर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं ना, थोड़ा ए की मान रहा है थोड़ी बी की मान रहे हैं, तो ए और बी एक दूसरे की पावर जब शेयर करने लग जाएंगे तो कोलिएशन गवर्नमेंट भी एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का। ठीक है, तो ये तो हुए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम की कहानी, श्रीलंका की कहानी, क्या पावर शेयरिंग एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है उसकी कहानी। कोलिएशन गवर्नमेंट भी एक फॉर्म होता है, फेडरल गवर्नमेंट भी, समाज बनाना भी एक फॉर्म होता है, फेडरल गवर्नमेंट भी एक फॉर्म होता है, और उसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट जिसमें लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, वो भी एक फॉर्म होता है। ठीक है, ये खत्म करता है हमारा चैप्टर। 3 बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं श्रीलंका की कहानी पर, बेल्जियम की कहानी पे और फॉर्म्स पर। ठीक है।